आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर तंजीम नौ बिल तरमीमी बिल, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट तरमीमी बिल और 130वां आईनी तरमीमी बिल 2025 लोकसभा में किया पेश। तीनों बिलों को पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी को भेजने की तजवीज़ लोकसभा में मंजूर। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल 2025 किया पेश। बिल ऐवान में हुआ मंजूर। अब ऑनलाइन मनी गेमिंग, सट्टेबाजी, जुआ खेलने पर आयद होगी मुकम्मल पाबंदी। ई खेलों, तालीमी और समाजी खेलों को दिया जाएगा फरोग। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए दाखिल किया पर्चा नामजदगी। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत एनडीए के कई सीनियर लीडर रहे मौजूद। इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी कल पर्चा नामजदगी करेंगे दाखिल। नक्सलियों के खिलाफ मुहिम में बड़ी कामयाबी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में आज 13 इनामी याफ्ता नक्सली समेत 21 माओ नवाजों ने की खुद सुपुर्दगी। और एफएटीएफ से छूट के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर से दिखाया अपना असली चेहरा। दहशतगर्द तंजीम जैश-ए मोहम्मद अब पाकिस्तान में 313 नए दहशतगर्द अड्डे बनाने की कर रहा है तैयारी। जैश हर साल डिजिटल वॉलेट्स के जरिए जमा कर रहा है 90 करोड़ से ज्यादा की रकम। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों की जबरदस्त कारकर्दगी जारी। सुरुचि सिंह और सौरभ चौधरी की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता कांसे का तमगा। और अब खबरें तफसील से। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आइन का 130वां तरमीमी बिल 2025, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2025 और जम्मू कश्मीर की तंजीम नौ तरमीमी बिल 2025 लोकसभा में पेश किया। तीनों बिलों को पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी को भेजने की तजवीज़ पेश की गई, जिसे ऐवान में मंजूर कर लिया गया है। और इस मुश्तरका कमेटी में मजमूई तौर पर 31 मेंबरान होंगे, जिनमें से 21 मेंबरान लोकसभा और 10 मेंबरान राज्यसभा से होंगे। मरकजी वजीर दाखिला की तरफ से पेश करदा आइन के 130वें तरमीमी बिल में ये शर्त रखी गई है कि अगर हुकूमत में कोई वजीर, वजीर आला, मरकजी वजीर किसी संगीन जुर्म में 30 दिन से ज्यादा जेल में हिरासत में रहता है तो उसे ओहदे से बरतरफ कर दिया जाएगा। अगर मुताल्लिका वजीर, वजीर आला, मरकजी वुज़रा ओहदा नहीं छोड़ते हैं तो उन्हें 30 दिन के बाद खुद ही अपने ओहदे से माजूल माना जाएगा। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाला विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाला विधेयक तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयकों को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और माननीय उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले राज्यसभा के 10 सदस्यों को मिलकर बनने वाली संयुक्त समिति को सौंपा जाए। संयुक्त समिति की बैठक की गणपूर्ति और बाकी सारे नियम लोकसभा के नियमों के अनुसार होंगे और अगले सदन के पहले दिन तक ये संयुक्त समिति रिपोर्ट प्रस्ताव करे, ऐसा मेरी दरखास्त है। प्रश्न है कि माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
और इससे कबल अमित शाह की तरफ से पेश करदा बिल की ऐवान में अपोजिशन की तरफ से सख्त मुखालिफत की गई थी और हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान पार्लियामेंट की तरफ से कुछ सवालात भी उठाए गए थे, जिस पर मरकजी वज़ीर दाखिला ने जवाब दिया कि जब उन पर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए थे तो उन्होंने अखलाकी बुनियादों पर इस्तीफ़ा भी दिया था और जब तक उन्हें अदालत से क्लीन चिट नहीं मिली उन्होंने कोई आईनी ओहदा नहीं संभाला। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं, मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल पेश किया। ये बिल लोकसभा में मंजूर हो गया है। ये बिल ऑनलाइन सट्टेबाजी को रोकने के मकसद से लाया गया है और इसके अलावा इस बिल में ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेशन, ई स्पोर्ट्स के फ़रोग, तालीमी और समाजी गेमिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी की तश्कील और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की जिम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाने जैसी दफ़ात शामिल की गई हैं। और इससे कबल ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल पेश करने के दौरान अपोजिशन ने काफ़ी हंगामा किया, जिसकी वजह से पार्लिमानी उमूर के वजीर किरेन रिजिजू काफ़ी नाराज नजर आए। उन्होंने अपोजिशन के रवैये पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अपोजिशन ऐवान की कार्रवाई नहीं चलने दे रही है, जिसकी वजह से वक्त का गलत इस्तेमाल हो रहा है। नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने असल तजवीज़ करदा के तौर पर नायब सदर के इंतखाब के लिए दस्तावेज़ात राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल रिटर्निंग ऑफिसर सीपी मोदी को सौंपे। नायब सदर के ओहदे के लिए नामजदगी के लिए 4 सेट दाखिल करना लाजमी है। हर सेट पर 20 तजवीज़ करने वालों और 20 तस्दीक करने वालों के दस्तखत होते हैं और एनडीए की हुक्मरानी वाली रियासतों के वुज़राए आला और नायब वुज़राए आला, मरकज़ी वुज़रा और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में इत्तेहाद के तकरीबन 160 अरकान पार्लियामेंट ने सीपी राधाकृष्णन की नामजदगी में हिस्सा लिया। नायब सदर के ओहदे का इंतखाब 9 सितंबर को पार्लियामेंट हाउस में होगा और उसी दिन रात तक नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। इस वक्त लोकसभा में 543 मेंबरान पार्लियामेंट हैं, जो 245 मेंबरान वाले राज्यसभा में इस वक्त 233 मेंबरान पार्लियामेंट हैं। बीजेपी के लोकसभा में 240 और राज्यसभा में 102 मेंबरान पार्लियामेंट हैं और इसके साथ ही लोकसभा में एनडीए अरकान 293 और राज्यसभा में 128 हैं। दोनों ऐवानों में एनडीए की तादाद 421 है। वाईएसआरसीपी ने एनडीए उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान किया है और इस तरह से सीपी राधाकृष्णन को इस वक्त वाईएसआरसीपी के 11 मेंबरान पार्लियामेंट की हिमायत के साथ 433 मेंबरान पार्लियामेंट की हिमायत हासिल है। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता पर आज सुबह अवामी शिकायत की समाअत के दौरान एक शख्स ने अचानक हमला कर दिया।
वो आज सुबह अपने कैंप ऑफिस में अवामी शिकायत की समाअत कर रही थी। हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ कर रही है। सीएम पर हमला करने वाले मुलजिम का नाम राजेश खिमजी बताया जाता है। वो राजकोट का रहने वाला है। बीजेपी ने इस वाकये की सख्त मजम्मत की है। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक पुलिस जांच पड़ताल ना कर ले, उसके बारे में जानकारी ना मिल जाए, क्योंकि लगातार उसकी एक बार जांच पड़ताल हो जाए। मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर्स उनको देख चुके हैं। कुछ उनको क्या चोटें आई? नहीं, मैंने बताया ना कि सदमा जरूर लगा है, जिससे उनको थोड़ी चिंता हुई है। लेकिन हमने मुख्यमंत्री से मैं मिलकर आया हूँ और उस बहन को, मजबूत महिला हैं वो जानती हैं कि उनकी कमिटमेंट दिल्ली के लिए है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं अपने रोज़मर्रा के कामों से नहीं रुकूंगी। बीजेपी लीडर सतीश उपाध्याय ने भी हमले की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने इस हमले को नफरत अंगेज और बुज़दिलाना करार दिया और कहा कि दिल्ली के लोग ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री पर आज जन सुनवाई के दौरान जिस खराब नीयत और नफरत के साथ हमला किया गया, बेहद ही कायराना है। दिल्ली के लोग ऐसी सोच को कभी माफ नहीं करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री दिन रात जनता की सेवा में लगी हैं। इस तरह के हमलों से ना वो डरने वाली हैं, ना वो झुकने वाली हैं। दिल्ली की सेवा लगातार करती रहेंगी, लेकिन ऐसे लोगों को हमें कभी भी माफ नहीं करना चाहिए और इन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए। दिल्ली हुकूमत के वजीर मनजिंदर सिंह सिरसा ने अवामी समाअत के दौरान वजीर आला रेखा गुप्ता पर हमले की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली की फलाह बहबूद के लिए दिन रात काम कर रही हैं। उन्होंने इसके पीछे सियासी साजिश का इम्कान भी जाहिर किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जन सुनवाई के दौरान जो हमला किया गया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली की रात दिन चिंता करती हैं और यही विरोधियों की साजिशें हैं। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री कितने घंटे पब्लिक के बीच में रहता है, जनता को आमतौर पर मिलते हैं, अपने निवास स्थान पर जिसका दिल करता हो आके मिल सकता है। यही कारण है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। जल्द ही दिल्ली पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सारे तथ्य सामने आएंगे। और आइए सुनते हैं कि अवामी समाअत के दौरान मौजूद लोगों का हमले से मुताल्लिक क्या कहना है। हमने उत्तम नगर से आया था कंप्लेंट लेके सीवर की। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। तो यहाँ गेट पर आया तो भगदड़ मच गया कि लेडीज को मुख्यमंत्री जी के थप्पड़ मार दिए। ये तो गलत हुआ ना। हम लोग आए थे सीवर के सुनवाई करने के लिए। आपने क्या सुना, क्या लगा आपको, क्यों कैसा लगा? वो जनता दरबार में गई थी, जनता दरबार में सुनवाई के लिए गई थी अंदर, उसी में थप्पड़ मार दिया। कोई जनता दरबार में जाएगा उसको थप्पड़ मार दिया, गलत चीज़ है ना मुख्यमंत्री को। ये बहुत गलत हुआ है। जनता सुनवाई पे सबका का हक है। इसमें कोई बहरूपिया अगर आज उनको थप्पड़ मार सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैं बिल्कुल साथ में नहीं थी तो मेरे को सुनाई नहीं दिया, लेकिन हम वहीं थे कि क्या सुना, क्या देखा? नहीं, वो अपनी कोई बात बता रहे थे। एकदम बात बताते वक्त वो अभी बात ही हो रही थी, उन्होंने एकदम थप्पड़ मार दिया। अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। हम इससे अगली जन सुनवाई में आए थे। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ध्यानपूर्वक हमें सुना था और उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। जो भी घटना हुई है ये सिर्फ मुख्यमंत्री पे हमला नहीं हुआ, ये दिल्ली के लोकतंत्र पे हमला है। बहुत गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है वो ये नहीं होनी चाहिए थी। बहुत निंदनीय घटना है ये। और दिल्ली के साबिक वजीर आला और आम आदमी पार्टी की रहनुमा आतिशी ने भी हमले की मजम्मत की है। आतिशी ने एक्स पर लिखा कि दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता पर हमला इंतहाई काबिल मजम्मत है। जमहूरियत में इख्तिलाफ और एहतजाज की जगह होती है, लेकिन तशद्दुद की कोई जगह नहीं होती है। उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस मुल्ज़िमीन के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करेगी। उम्मीद है कि वज़ीर आला मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज रूस के दौरे पर भारत रूस बैनुल
हुकूमती कमीशन बराए तिजारत, इक़्तिसादी, साइंस, तकनीक और सकाफ़ती ताउन की 26वीं मीटिंग के शरीक सदर होंगे। मुलाकात में तिजारती, इक़्तिसादी, साइंसी, तकनीकी और सकाफ़ती ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना है। यह सेशन, जिसका मकसद दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करना है और उनके 19 से 21 अगस्त तक रूस के 3 रोज़ा सरकारी दौरे का एक अहम हिस्सा है। वज़ीर ख़ारजा भारत रूस बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे, जहां दोनों फरीक तिजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मजबूत बनाने के मौक़े पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर ख़ारजा रूसी हम मनसब सरगई लावरूफ से भी मुलाकात करेंगे और दो तरफ़ा उमूर का जायज़ा लेने के अलावा इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। और इस दौरे का मकसद भारत और रूस के दरमियान खुसूसी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाना है। डॉक्टर एस जयशंकर का ये दौरा रूसी फेडरेशन के पहले नायब वज़ीर आज़म डेनिस मुंटरोफ की दावत पर हो रहा है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों के खिलाफ जारी पूना मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन और लोन वर्राटू मुहिम ने अहम कामयाबी हासिल की है। इस मुहिम के तहत 21 नक्सली इंतहा पसंदों ने हथियार डाल दिए हैं, जिनमें 13 इनामी नक्सली इंतहा पसंद भी शामिल हैं। हथियार डालने वालों पर मजमूई तौर पर 25 लाख रुपए के इनाम का ऐलान था और उनमें इंतहा पसंद नक्सली के ये उर्फ केशा लेकाम, जिस पर 8 लाख रुपए का इनाम है, और खातून इंतहा पसंद सोमे उर्फ जमली कुहड़ाम व हिड़मे उर्फ बिज्जो ओयाम भी शामिल है। काबिल जिक्र है कि पुलिस और CRPF एहलकारों की मौजूदगी में खुद सुपुर्दगी करने वाले तमाम नक्सलियों को हुकूमत की बाज़ाबातकारी पॉलिसी के तहत 50,000 रुपये की इमदाद और दीगर सहूलतें दी जाएंगी। नीज़ इन मुहिम्मात की वजह से बड़ी तादाद में नक्सली इंतहा पसंद तशद्दुद की राह छोड़कर समाज के मरकजी धारे में वापस लौट रहे हैं। तो वहीं पिछले 18 महीनों में दंतेवाड़ा में 390 से ज़्यादा नक्सली इंतहा पसंदों ने खुद सुपुर्दगी की है, जिनमें 99 इनामी इंतहा पसंद भी शामिल हैं। लोन वर्राटू मुहिम के तहत अब तक 1042 इंतहा पसंद समेत 267 नक्सली इंतहा पसंद खुद सुपुर्दगी कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में आज काबीना की तौसी में 3 अरकान असेंबली ने बतौर वुज़रा हलफ लिया। गवर्नर ने रायपुर के राजभवन में दुर्ग MLA गजेंद्र यादव, आरंग MLA गुरु खुशवंत और अंबिकापुर के MLA राजेश अग्रवाल को ओहदे और आस्तारी का हलफ दिलाया। गुरु खुशवंत साहब आरंग से MLA हैं। वो सतनामी बिरादरी के गुरु हैं और उनके वालिद गुरु बालदास पहले कांग्रेस में थे, लेकिन इंतखाबात से पहले बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी का ख्याल है कि खुशवंत सिंह को वजीर बनाने से दर्जे फहरिस्त ज़ातों पर इसकी गिरफ्त मजबूत होगी। राजेश अग्रवाल अंबिकापुर से MLA हैं। उन्होंने साबिक नायब वजीर आला TS सिंह देव को शिकस्त दी थी। सिंह देव अग्रवाल का ताल्लुक वैश्या बिरादरी से है। ब्रिज मोहन अग्रवाल के MP बनने के बाद वैश्या बिरादरी की हुकूमत में नुमाइंदगी नहीं थी और इसीलिए उन्हें वजीर बनाया गया है। वज़ीर आला साई ने तीनों नौ तैनात वुज़रा को मुबारकबाद दी और उम्मीद जाहिर की है कि तमाम वुज़रा पूरी लगन और मेहनत के साथ आवाम की खदमात करते हुए तरक्की और गुड गवर्नेंस का सुनहरी बाब रकम करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को ओंटा सिमरिया प्रोजेक्ट को कौम के नाम वफ़ करेंगे और इस प्रोजेक्ट में दरियाई गंगा पर 1.865 किलोमीटर तवील पुल भी शामिल है। ये पुल पटना ज़िले के मोकामा और बेगूसराय के दरमियान बराह रास्त राब्ता फराहम करेगा। ये नया पुल पुराने 2 लेन रेल और रोड पुल राजेंद्र सेतु के मुतवाज़ी बनाया गया है। तकरीबन 70 साला राजेंद्र सेतु मरम्मत की वजह से इस वक्त भारी गाड़ियों के लिए बंद है, तो वहीं अब नए पुल की वजह से शुमाली बिहार और जनूबी बिहार के दरमियान चलने वाली भारी गाड़ियों को 100 किलोमीटर की मसाफत तय नहीं करनी पड़ेगी और इससे सफ़र आसान हो जाएगा और ईंधन और गाड़ी के चलाने की अखराजात में भी बचत होगी। ये पुल मजहबी मकाम सिमरिया धाम से बेहतर राब्ता फराहम करेगा, जो कि मशहूर शायर रामधारी सिंह दिनकर की जाय पैदाइश है। काबिल जिक्र है कि इस प्रोजेक्ट का संग बुनियाद भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ही रखा था। ये प्रोजेक्ट बिहार में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और इलाकाई तरक्की को फ़रोग़ देने की सिमत एक बड़ा कदम है। भोपाल के बांदीखेड़ी में
इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश की काबीना ने इसे मंजूरी दे दी है। ये क्लस्टर मरकजी हुकूमत के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट के तहत कायम किया जाएगा। मध्य प्रदेश के शहरी इंतजामिया के वजीर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि इसमें 317 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जाएगी और यहाँ तहकीक और तरक्की का काम किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMCS ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट यहाँ पर भोपाल के पास बैरसिया में डल रहा है। ये भारत सरकार के सहयोग से डल रहा है और विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी विभाग इसका नोडल विभाग है। इसमें लगभग 371 करोड़ का निवेश होगा। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना काश्तकारों को माशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए एक मौसर इक़दाम है जो कुदरती आफात जैसे कि सैलाब, खुश्क साली, तूफ़ान वगैरह नीज़ कीड़ों और बीमारियों की वजह से फसलों के नुकसान पर इंश्योरेंस कवरेज फराहम करता है। और इसके तहत किसान अब 30 अगस्त तक खरीफ फसल के लिए इंश्योरेंस के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हमारे मुल्क में किसानों को अक्सर कुदरती आफात, मौसम की बेकायदगी, कीड़ों के हमले और दीगर खतरात का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती है और किसानों को भारी माली नुकसान उठाना पड़ता है। इस बात को जहन में रखते हुए 18 फरवरी 2016 को हुकूमत ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आगाज किया, जो कि माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए एक मौसर पहल है ताकि किसान बगैर किसी माली दबाव के खेती कर सकें। हाल ही में मरकजी हुकूमत की तरफ से 35 लाख किसानों के खातों में 3,900 करोड़ रुपए मुंतकिल किए गए। ये रकम उन किसानों को दी गई जिनकी रबी की फसल खराब हुई थी। फिलहाल खरीफ फसल के इंश्योरेंस के लिए दरखास्तें खुली हुई हैं। अगर आपने अभी तक अपनी खरीफ की फसल का बीमा नहीं कराया है तो अब आप 30 अगस्त तक अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। इस स्कीम की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि ये इंतहाई काबिल रसाई और कम आमदनी वाले किसानों के लिए भी सस्ती है, क्योंकि खरीफ की खुराक और तेल के बीजों की फसलों के लिए किसानों की जानिब से ज़्यादा 2% प्रीमियम अदा किया जाता है। रबी की खुराक और तेल के बीजों की फसलों के लिए ये 1.5% है और सालाना तिजारती या बागबानी फसलों के लिए ये 5% है। PMFBY का मकसद फसल की कटाई के 2 माह के अंदर दावों का तस्फिया करना है ताकि किसानों को फौरी मुआवजा मिले और वो कर्ज के जाल में न फंसें। किसान ने अपना इनपुट खर्च करके बीज लगा के, पेस्टिसाइड लगा के, फर्टिलाइजर का ट्रीटमेंट दे के, यदि कोई नेचुरल कैलामिटी, कोई आपदा हो गया और सारा का सारा फसल नष्ट हो जाए तो उसको फिर लाभ मिलना चाहिए। वेरी गुड स्कीम। ये लॉन्ग ओवरड्यू था। ये जो फसल बीमा योजना है ये बहुत अट्रैक्टिव है। फसल बीमा स्कीम की कामयाबियों में रजिस्टर्ड किसानों की तादाद में मुसलसल इजाफा शामिल है। ये तादाद 2022-23 में 3.17 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 4.19 करोड़ हो गई। 2016 में इसकी शुरुआत से लेकर 30 जून 2025 तक कुल 78.407 करोड़ किसानों की दरखास्तों का बीमा किया गया था और 1.83 लाख करोड़ रुपए के दावों की अदायगी की गई थी। फसल बीमा योजना और मौसम पर मबनी फसल बीमा स्कीम को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी। ये स्कीम किसानों के लिए सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं है, बल्कि आफात के वक्त एक काबिल एतमाद साथी है जो एक राष्ट्र, एक फसल, एक प्रीमियम के उसूल पर अमल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और गैर मुल्की खबरों में पाकिस्तान के सिलसिले में एक चौंका देने वाला इंकशाफ सामने आया है। पाकिस्तान FATF से छूट मिलने के बाद एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। दहशतगर्द तंजीम जैश मोहम्मद अब डिजिटल जरिए से पाकिस्तान में 313 नए दहशतगर्द अड्डे बनाने की तैयारी कर रहा है। एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने ये चौंका देने वाला इंकशाफ किया है। जैश मोहम्मद तंजीम हर साल डिजिटल वॉलेट्स के जरिए 90 करोड़ से ज़्यादा रकम इकट्ठा कर रही है। काबिल जिक्र है कि दहशतगर्द तंजीम जैश मोहम्मद पर भारत में बहुत से हमलों का इल्ज़ाम है।
ये तंजीम डिजिटल वॉलेट्स का इस्तेमाल करते हुए नए साजिशी मैकेनिज्म तैयार कर रही है। जैश अब बैंक खातों में नहीं बल्कि बराह रास्त मसूद अजहर और उसके खानदान के डिजिटल वॉलेट्स में चंदा वसूल कर रही है। हर माह 30 नए वॉलेट्स बनाए जाते हैं और हर साल 90 करोड़ से ज़्यादा रकम का इन वॉलेट्स में लेन देन होता है। इस रकम से हथियार खरीदे जा रहे हैं, दहशतगर्द कैंप चलाए जा रहे हैं। खेल की खबरों में कजाकिस्तान में जारी एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने अपनी शानदार कारकर्दगी का सिलसिला बरकरार रखा हुआ है। मिक्स टीम इवेंट में सुरुचि सिंह और सौरभ चौधरी की भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांसे का तमगा जीता है। काबिल जिक्र है कि कांसे के तमगे के मुकाबले में सौरभ और सुरुचि सिंह की जोड़ी ने चाइनीज ताइपे की जोड़ी को शिकस्त दी। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप मुकाबला भारतीय निशानेबाजों की शानदार कारकर्दगी का सिलसिला यहां पर बरकरार है। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। आदाब।